Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखेंगे जो 2014 में आया था। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे बेसिकली मेन जो कहना था एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो यही था कि केवल देखने से या ध्यान देने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को जो ईस्ट है उस पर कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसमें ईस्ट का मतलब क्या था, पूरा साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट का मतलब है वो एशिया पैसिफिक है। ये एशिया पैसिफिक ये वाला रीजन कि इंडिया पाकिस्तान, ये एक्चुअली यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो ये पूरा एशिया पैसिफिक ये वाला पोर्शन कि इस पूरे रीजन में जो है यहाँ पे केवल ध्यान नहीं देना होगा बल्कि हम लोग को कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स भी लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा। और ये कंस्ट्रक्टिव वर्क किस बेसिस पे करना पड़ेगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी के बेसिस पे करना पड़ेगा। ये हम लोग गुजरात डॉक्ट्राइन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी क्या होता है, कि ऐसा रिलेशन कि जैसे कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो केवल म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे नहीं है। ओके, समटाइम्स कंट्री ए को कुछ स्टेप्स ऐसा भी लेना पड़ेगा जिससे ए का तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन बी का बेनिफिट हो रहा है, ताकि ए और बी में ट्रस्ट डेवलप हो सके। वही है प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी। इसको हम लोग अच्छे से गुजरात डॉक्ट्राइन में देख चुके। ओके, तो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ये कहा गया कि केवल अब ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। जो ईस्ट कंट्रीज़ है, ईस्ट एशिया है, खास करके जो एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें हम लोग को कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी। ये ध्यान में रखना है कि जब हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी का बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, बेसिकली साउथ एशिया का बात कर रहे हैं। जब गुजरात डॉक्ट्राइन का बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इंडियन नेबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो यही था कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी के बेसिस पे काम करना। फिर जब हम लोग ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख रहे हैं तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे हम लोग का जो मेन फोकस है वो एशिया पैसिफिक वाले रीजन में है। और ये एशिया पैसिफिक में जो है ये इवन ऑस्ट्रेलिया भी आ जा रहा है, जापान भी आ जा रहा है, साउथ कोरिया भी आ जा रहा है, चाइना भी आ जा रहा है, मंगोलिया भी आ जा रहा है। ओके, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं। अब क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट, ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये पूरा एशिया पैसिफिक के लिए एक टाइप का गेटवे है कि अगर इंडिया को एशिया पैसिफिक से कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज़ कर लो कि इंडिया का कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से काफ़ी अच्छा होता है तो उस केस में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी भी इंडिया का काफ़ी ईजिली बढ़ सकता है। ओके, तो ये जो है ये मेन फोकस रखा गया है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है इसका एज अ एंट्री गेट यूज़ करना है, इसको एज अ कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन यूज़ करना है। इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर क्या किया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को काफ़ी ज़्यादा इसके डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ जो है जैसे कुछ हम लोग एग्जांपल देख भी चुके, जैसे ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है इसके अंडर क्या हो रहा है कि जो म्यांमार है इसका सितवे पोर्ट जो है इसको इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ अपना कनेक्टिविटी बढ़ा सके। और ये काफ़ी शॉर्टर रूट है कि कोलकाता के थ्रू जो है इंडिया सीधा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेगा वाया सितवे पोर्ट। ओके, सेम केस इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया जो है वो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो है वो एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा कि इंडिया का रीच जो है वो थाईलैंड तक पहुंच पाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर जो है नॉर्थ ईस्ट का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ अभी तक देख चुके हैं। एक तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एशिया पैसिफिक रीजन में कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, केवल ध्यान नहीं देना है, कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी। और जो दूसरा हम लोग देखें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो एज अ एंट्री गेट काम करेगा
किसके बीच में? ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक के लिए। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने पे फोकस करेंगे। ओके, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करना है ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया से। किस लिए? तो मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया को मार्केट चाहिए। हम लोग 1991 के एलपीजी रिफॉर्म में देख चुके थे कि जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था तो इंडिया को अब मार्केट एक्सेस चाहिए था, और इसलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाता था कि इंडिया को जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे फोकस करना पड़ा, जिसके लिए लोकेस्ट पॉलिसी आया। और साथ ही साथ दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि चाइना का जो प्रेजेंस है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उस प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भी लोकेस्ट पॉलिसी लाया गया था। तो यहाँ पे सेम एक्टिस्ट पॉलिसी लाने का भी ये एक रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप करना है, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो ईस्ट एशिया, एशिया पैसिफिक से कनेक्ट कर सके। ओके, अब देखो इसके लिए अब एक्टिस्ट पॉलिसी में और क्या कर रहा है, और इंडिया ये भी कर रहा है कि इंडिया जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि जो ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्ट एशिया है, एशिया पैसिफिक रीजन है, इन लोग के साथ लगातार अपना रिलेशन को बढ़ाए, लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ करे, जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करे। जैसे काफ़ी सारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये जो है ये आसियान कंट्रीज़ है। यहाँ पे अभी लेटेस्ट ईस्ट तैमूर ऐड हुआ है 11th कंट्री, पहले 10 था, अभी 11 हो गया। तो म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये सारा का सारा जो है ये एशिया पैसिफिक आसियान कंट्रीज़ का मेंबर है, और इनके साथ अभी इंडिया कोशिश कर रहा है टाई अप बढ़ाने का। सेम इंडिया का एक और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसमें इंडिया क्या है कि श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के साथ अपना जो रिलेशन है वो अच्छा करने का कोशिश कर रहा है बिम्स्टेक के थ्रू। ऐसे ही और भी बहुत सारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO है। फिर यहाँ पे जो है ये सार्क कंट्रीज़ है, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका है। रिसेंटली अभी क्या हो रहा है कि सार्क कंट्रीज़ का उतना ज़्यादा बैठक नहीं हो पा रहा है। ये सार्क कंट्रीज़ हम लोग अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फिर जो है एक है ये जो है हम लोग का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में ये जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है ये सारा का सारा जो है ये मेंबर कंट्रीज़ है, और जो मरून कलर से है वो सारा जो है वो डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में और साउथ एशिया रीजन में, इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया लगातार अपना जो रिलेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, और क्यों कर रहा है? मेन जो पर्पज़ है वो क्या है? ताकि इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा हो सके, स्ट्रैटेजिक रिलेशन अच्छा हो सके। ओके, इवन इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट जो एरियाज़ है उसमें इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ कॉपरेशन करे। जैसे फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंडिया ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि जितना भी सार्क कंट्रीज़ है, इवन एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के लिए इंडिया जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करेगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा बात होता है कि जितने भी सार्क और एशियन कंट्रीज़ के लिए इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। ओके, इवन इंडिया जो है लगातार कोशिश कर रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू कि जो भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को, मतलब इस रीजन में जो भी कंट्रीज़ है उन लोगों को कल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करे, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करे, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करे, इवन अगर ज़रूरत हो तो ग्रांट प्रोवाइड करे। जैसे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लडिंग एक्सेट्रा, तो इस केस में क्या है कि वो ग्रांट प्रोवाइड करे। जैसे रिसेंटली 2015 में क्या हुआ था कि नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो लगभग 1500 करोड़ जो है वो इंडिया जो है वो ग्रांट प्रोवाइड किया था नेपाल को। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इवन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इंडियन लीडर्स जो है, खास करके जो प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सभी के सभी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स है, ये सारे का सारे जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि
जो ये कंट्रीज़ है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़, इसमें लगातार अपना विजिट्स को बढ़ाए ताकि इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उन लोगों के साथ कॉपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ताकि रिलेशन अच्छा बन सके। ओके, सो बहुत सारा लगातार जो ऑफिशियल विजिट्स का जो नंबर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इन कंट्रीज़ में। इवन मतलब इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि इन कंट्रीज़ के साथ जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में कॉपरेट करे, चाहे वो सैटेलाइट हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया के थ्रू, या मतलब इन कंट्रीज़ को इनवाइट करना ताकि इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो ये बेसिकली हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख रहे थे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है। ये सिंपली अगर हम लोग आसान भाषा में देखें तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। अब केवल हम लोग देख नहीं रहे, केवल ध्यान नहीं देना है ईस्ट की तरफ, इवन कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स भी लेना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी। ओके, और ये यहाँ पे ईस्ट का मतलब मेनली एशिया पैसिफिक रीजन है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।